नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान की अकस्मत और भारत की अकस्मत जुड़ी हुई है, इसलिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार 2-3 घटनाएं वहां पर हुई हैं जिनको बहुत गौर से देखने की जरूरत है, हिंदुस्तानियों को भी और पाकिस्तानियों को भी। फ्लाइट राडार नाम की वेबसाइट से पाकिस्तान में जो एयर मूवमेंट्स हुए हैं उनकी ये खबर आई है और वो थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर है, थोड़ी सी अलग तरह की खबर है। पाकिस्तान के अंदर ये पाया गया कि तुर्की एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ रहा था, उसको ट्रैक किया गया। इसके थोड़ी देर बाद एक और प्लेन दिखा, लेकिन उस प्लेन की कोई डिटेल्स नहीं मिली। बस इतना पता चला कि ये प्लेन चाइना से आ रहा है और 60 घंटे मतलब आप ये समझिए कि 2.5 दिन लगातार ये आने जाने का सिलसिला चलता रहा। पहली खबर तो इसको लेकर है जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरी खबर इमरान खान के मुतल्लिक है, थोड़ी सी उस पर भी बात कर लेना जरूरी है। आप सब जानते हैं कि इमरान खान को लंबे समय से जेल के अंदर बंद रखा गया है। इमरान खान पाकिस्तान के उन नेताओं में से हैं जो इजराइल की मुखालफत करते रहे हैं, अमेरिका की मुखालफत करते रहे हैं और एक वक्त में आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान से कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद करप्शन के मसलों में उनको फंसाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। और जेल से लगातार ऐसी खबरें आती रहीं कि इमरान खान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इमरान खान, एक आध बार तो ये खबर आई कि इमरान खान हैं भी, हयात हैं या नहीं हैं, क्योंकि उनकी बहनों से उनसे मिलने का मौका नहीं दिया गया। जो नेता उनके पार्टी के मिलना चाहते थे उनको मौका नहीं दिया गया। अभी हाल में वो घटना हुई थी जिसका पूरे पाकिस्तान में असर देखा गया था, लोग जेल के आसपास इकट्ठा हुए थे, ये सारी चीजें हुई थी। और उसके बाद वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पाकिस्तान को आडियाला जेल जो रावलपिंडी की है उससे निकालकर इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाए ताकि उनका ठीक से इलाज हो सके। इसके अलावा सवाल पूछे गए थे कि आखिर बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया जाता है। ये सारी बातें हुई थी। बड़ा पॉजिटिव अगर इमरान के फेवर में कहें तो इमरान के फेवर में ये एक फैसला आया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा कि जेल से उनको निकाला गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया और तुरंत थोड़ी देर बाद ही उनको फिर से हॉस्पिटल से निकालकर जेल में भेज दिया गया। कुछ घंटों के अंदर यह सब कुछ हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो कुछ घंटों के अंदर पूरा हो गया। 2-4 घंटे में उनकी जांच वांच करके उनको फिर से भेज दिया गया जेल के अंदर। उनके समर्थकों को यह लग रहा था कि शायद इमरान खान अब लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में रहें, थोड़ी बेहतर उनकी कंडीशन हो जाए, लेकिन फिर से उनको जेल में भेज दिया गया, उसी आडियाला जेल में भेज दिया गया। अब यह खबर तो चल ही रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ और खबरें सामने आ रही हैं। मैं लौटूंगा, वो इंपॉर्टेंट इशू है जो तुर्की का और चाइना का जहाज पाकिस्तान में गया है, उसके क्या असरात पाकिस्तान में, क्या मिडिल ईस्ट में, क्या भारत में हो सकते हैं, उस पर बात करूंगा मैं। लेकिन अभी इमरान खान वाले मसले को थोड़ा सा समझना जरूरी है। राइटर्स में खबर छपी है, अमेरिका का अखबार है राइटर्स, और उसकी जो पाकिस्तान की करिस्पॉन्डेंट हैं उनके हवाले से एक खबर छपी है राइटर्स में। और यह खबर बता रही है, ये काफी करीबी इमरान खान के जो माने जाते हैं पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके हवाले से यह खबर छपी है और अभी तक उन्होंने इस खबर को खारिज नहीं किया है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। यह खबर बताती है कि इमरान खान की पार्टी जो है वो आसिम मुनीर के साथ समझौता करने को तैयार है। इस खबर के मुताबिक स्पोक्स पर्सन साहब ने यह कहा कि अगर इमरान खान को कल जेल से रिहा कर दिया जाता है तो वो सीधे आसिम मुनीर से टकराएंगे नहीं, मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में एक चीज कॉमन है कि जो सत्ता में होता है वही मुल्क बन जाता है। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी की मुखालिफत का मतलब होता है मुल्क की मुखालिफत, और पाकिस्तान में आसिम मुनीर की मुखालफत जो है वो मुल्क की मुखालफत बन गई है। तो हमारे यहाँ जो लीडर होता है वही मुल्क बन जाता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, लेकिन अब है तो है। तो आसिम मुनीर की मुखालफत नहीं करेंगे, यानी मुल्क की मुखालफत नहीं करेंगे, ये बात पीटीआई के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। अब कई सारे लोगों का ये मानना है और इस रिपोर्ट में भी इशारे से दर्ज है कि हो सकता है पीटीआई और आसिम मुनीर या इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में एक पैक्ट हो जाए। और जैसे एक जमाने में नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर निकालकर इंग्लैंड भेज दिया गया था, इमरान खान को भी इंग्लैंड या अमेरिका या किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दिया जाए जहां वो चैन से रह सकें, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सीधे कोई दखलंदाजी ना कर सकें।
यानी इमरान की रिहाई के रास्ते तो नहीं खुले हैं, लेकिन समझौते के रास्ते ऐसा लगता है खुले हैं, क्योंकि आसिम मुनीर के लिए इमरान का जेल में रहना भी एक सरदर्द तो है। पीटीआई का अच्छा खासा असर है। पिछले चुनाव में पाकिस्तान में अगर इतनी जबरदस्त धांधली नहीं हुई होती तो पीटीआई अच्छा खासा सीट जीती थी। जिताया गया जबरदस्ती पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बाकी सबको, जिसको आर्मी चाहती थी। ये सब जानते हैं, दुनिया भी जानती है। इसका मानी यह है कि अच्छे खासे पॉपुलर हैं इमरान खान पाकिस्तान के अंदर। 3 साल से वो जेल में है। कई बार जनता सड़क पे आई है, कई लोगों को मारा पीटा गया, जेल में डाला गया। वो सब कहानी हम भी जानते हैं और पाकिस्तानी भी अच्छी तरह से जानते हैं। वो डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो बाहर निकल जाते हैं, इंग्लैंड अमेरिका चले जाते हैं और ये वादा करते हैं कि आसिम मुनीर के खिलाफ बयान नहीं देंगे, तो आसिम मुनीर के लिए भी ये एक सहूलत होगी। वो जिस तरह से पाकिस्तान पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हैं, उनकी पावर और बढ़ा दी गई है। अब वो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स सबके मालिक हैं। जो नया डिफेंस एक्ट बना है उसके तहत आसिम मुनीर को मिलिट्री ऑपरेशन, सीनियर ऑफिसर, फोर्सेस सब पर पूरी तरह के कमांड का अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि शहबाज शरीफ भले नाम निगार प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के, लेकिन असल में पाकिस्तान का कोई मालिक है इस समय, पाकिस्तान का कोई तानाशाह है इस समय, तो वो आसिम मुनीर है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सोचिए कि उनके पास अब इतनी पावर है कि आर्मी के किसी भी बंदे को जब चाहे आसिम मुनीर रिटायर कर सकते हैं, जब चाहे आसिम मुनीर नौकरी से हटा सकते हैं और जब चाहें उसकी रिटायरमेंट एज बढ़ा सकते हैं। कोई 60 साल का हो गया, 40 साल का, 50 साल का हो गया, रिटायरमेंट की एज हो गई, उसको बढ़ा के 10 साल और आर्मी में रख सकते हैं। तो आर्मी के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये भी वही तय करेंगे। संसद ने ये, जो पाकिस्तान की सीनेट है, उसने इसको पास किया है। यानी पाकिस्तान की सीनेट ने अपने सारे जो अधिकार थे, अपने सारे जो हुकूक थे, वो सारे के सारे आसिम मुनीर के कदमों में डाल दिए हैं। तो आसिम मुनीर पाकिस्तान का पूरा तानाशाह है। अब उसका मुकाबला अगर करना चाहेंगे इमरान खान तो उनके लिए लगातार और मुश्किलात पैदा की जाएंगी, और अगर समझौता कर लेंगे तो ऐसा लग रहा है कि उनको रिहा करके किसी और मुल्क में भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान में तो नहीं रहने दिया जाएगा। देखिए, इमरान खान को हम लोग जानते थे एक बॉलर के रूप में, एक ऑलराउंडर के रूप में, पाकिस्तान के कैप्टन के रूप में। और बाकी जो हो, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, गलतियां अच्छाइयां सब में होती हैं, उस पर मैं बहुत बात नहीं करूंगा। लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पर जिस तरह से वो जूझते थे, हिंदुस्तानी होने के बावजूद, हम तो यही चाहते थे कि हिंदुस्तान की टीम जीते, जैसे पाकिस्तान का हर बंदा चाहता है पाकिस्तान की टीम जीते। हम दोनों मुल्कों के बीच में जब मुकाबला होता है तो क्रिकेट रिलीजन से भी बड़ी चीज कई बार बन जाती है। भले मोहम्मद अजरुद्दीन यहां से बैटिंग कर रहे हो, मुसलमान हो, और पाकिस्तान से कोई हिंदू बॉलिंग करा रहा हो, लेकिन सारा पाकिस्तान चाहेगा मोहम्मद अजरुद्दीन आउट हो जाए, और सारा हिंदुस्तान चाहता था कि मोहम्मद अजरुद्दीन खेलते रहे, मैच को जिताए। एक एग्जांपल दिया मैंने, तो ये हमारे लिए रिलीजन से भी बड़ा हो जाता था। और वहां पर इमरान खान की जो फाइटिंग स्किल थी वो वाकई सारी दुनिया को प्रभावित करती थी कि क्या शानदार बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे। उस जमाने में हमारे यहाँ कपिल देव थे, उधर इमरान खान थे, और दोनों की जो जुझारू स्किल थी वो कमाल की थी। पॉलिटिक्स में गए, अपनी मां के नाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, सत्ता तक पहुंचे, 2 बार चुनाव हारे, फिर जीते, सत्ता तक पहुंचे। वो पूरी कहानी अपने आप में एक फिल्मी कहानी जैसी लगती है। अब इस समय वो पाकिस्तान में विपक्ष की इकलौती आवाज हैं। सवाल यह है कि उनकी पार्टी जो समझौता करने को तैयार है, क्या इमरान खान भी वो समझौता करने को तैयार हैं? क्या इमरान खान जो हैं अपनी रिहाई के बदले पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर अपना दखल हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार हैं? ये सारे वो सवाल हैं। उनकी भी अब उम्र हो गई है, हो सकता है थक हार कर उनको लगा हो कि कोई फायदा नहीं है जेल में सड़ने का, बाहर ही चले जाएं, कम से कम शांत जिंदगी जी सकें। क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इस खबर का, इस पूरे मसले का जो असर होगा वो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों पर होगा। कैसे होगा, कभी और डिटेल में इस पर बात करेंगे। अब लौटते हैं, 2 खबरें जो हैं उन पर लौटते हैं। पहली खबर का तो मैंने जिक्र किया था कि 60 घंटे तक पाकिस्तान के आसमान में तुर्की और चाइना के जहाज उड़ते रहे। यह बात इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ जाती है कि पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के बीच में एक नाटो जैसा बना है। लेकिन देखिए, चाइना ऐसे किसी नाटो में नहीं जाने वाला। एक तो ये इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, चाइना को इस्लामिक कंट्री है नहीं, तो वो इस्लामिक नाटो में नहीं जा रहा। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हथियार हैं
उनमें से ज्यादातर जो टेक्निक और हथियार हैं वो चाइना से आए हैं। चाइना के साथ पाकिस्तान का जो रिश्ता है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसे तो यह खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन कुछ मामलों में वो चाइना के बिना 2 कदम भी नहीं चल सकता। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था तो उस समय भारत के जो डीजीएमओ थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उनका एक बयान था कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का 80% मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना से आता है। ये फैक्ट है कि चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो या चीन हो, हम समझते हैं कि एक ही बॉर्डर पर 3 दुश्मनों से लड़ रहे हैं। इसका मानी क्या था? इसका मानी ये था कि भले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग हो रही थी, लेकिन चाइना और तुर्की अपना रोल तब भी निभा रहे थे। तुर्की लगातार सस्ते ड्रोन सप्लाई कर रहा था और चाइना न केवल इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहा था, बल्कि जिन हथियारों के सहारे, जिन जहाजों के सहारे पाकिस्तान लड़ रहा था, वो भी चाइना के ही सप्लाई किए हुए थे। इसलिए ये सवाल उठना लाजिम है कि ये जो 60 घंटे तक जहाज आते जाते रहे हैं, ये पाकिस्तान से क्या ले जा रहे थे या फिर पाकिस्तान को क्या पहुंचा रहे थे? क्या आसिम मुनीर को पाकिस्तान के अंदर किसी विद्रोह की उम्मीद है, किसी रिबेल की उम्मीद है, जिसको दबाने के लिए वो नए हथियार मंगवा रहे थे, नई टेक्निक मंगवा रहे थे, या आसिम मुनीर भारत के साथ कोई जंग छेड़ने के मूड में हैं, जिसके चलते नए हथियार, नए ड्रोन्स वगैरह मंगवाए गए? अब देखिए, ट्रांसपोर्ट जहाज था और आर्मी का जहाज था तुर्की से जो आया, तो ट्रांसपोर्ट जहाज अब तुर्की से कबाब पहुंचाने तो नहीं आया होगा, तुर्की से टर्किश टी पहुंचाने तो नहीं आया होगा। तुर्की से अगर आर्मी का ट्रांसपोर्ट जहाज आया है तो जाहिर तौर पर आर्मी के ही इक्विपमेंट लेकर आया होगा, हथियार लेकर आया होगा। तो कई सारे सवाल एक साथ उठते हैं। क्या ये तैयारी ईरान वार जो दोबारा शुरू होने की उम्मीद लग रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद पड़ा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, कभी भी, और खास तौर पर वीकेंड आ रहा है, आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा, वीकेंड्स पे आप देखते हैं अमेरिका अपने हमले अक्सर शुरू करता है। तो क्या ईरान पर जो अटैक होने का मामला है या ईरान अमेरिका वार शुरू होने का मामला है, उसके मद्देनजर तुर्की और चाइना से हथियार मंगवाए गए हैं? क्या इस जंग में पाकिस्तान उतरने वाला है? अगर पाकिस्तान उतरेगा तो वो ईरान की तरफ से उतरने वाला है या ईरान के मुखालिफ उतरने वाला है? देखिए, ईरान के मुखालिफ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका से कोई जंग नहीं लेगा, हम सब जानते हैं। और ईरान के खिलाफ लड़ने का भी अभी बहुत समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे हैं, आखिर वो उसको क्यों बिगाड़ना चाहेगा? तो ले दे के मामला ये रह जाता है कि क्या इस जंग का फायदा उठाकर आसिम मुनीर इंडिया के खिलाफ कोई जंग शुरू करने की सोच रहे हैं? जाहिर तौर पर जब फ्लाइट रडार का सारा मामला है और न्यूज 18 पर मनोज गुप्ता का एक आर्टिकल छपा है, उनकी एक रिपोर्ट छपी है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में जो तुर्की और चाइना के जहाज घूम रहे थे, ये हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जिनसे टैंक आ सकती है, जिनसे तोपें आ सकती हैं, जिनसे लड़ाई के लिए जरूरी इक्विपमेंट, बड़े इक्विपमेंट आ सकते हैं। उनका कहना है कि यह तुर्की एयरफोर्स का एयरबस A400M एल्टास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। और ये जो देखे गए हैं रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे देखे गए हैं और कराची के मसरूर एयरबेस पर देखे गए हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है, सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि ये जो जहाज हैं, इनकी आवाजाही का ताल्लुक मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे ड्रोन और डिफेंस से जुड़े दूसरे मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का था। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था वो यही कि इन जहाज़ों से जो ड्रोन्स आए होंगे या जो डिफेंस से जुड़े दूसरे मटेरियल आए होंगे, इनका इस्तेमाल पाकिस्तान कहां करने वाला है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है हिंदुस्तान के सामने। और इसके साथ एक और फैक्ट है जो मैं दूसरी खबर आपसे कह रहा था, जो एक आध बार अपने दूसरे वीडियोस में मैं बता चुका हूं, वो ये कि बांग्लादेश की तरफ से ये मैसेज आया है, बांग्लादेश की तरफ से ये आप कह सकते हैं कि इशारा आया है कि वो भी मक्का पैक्ट में शामिल होने वाला है। मक्का पैक्ट मतलब वही तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का पैक्ट, जिसमें बांग्लादेश कह रहा है कि वो भी उसमें शामिल होना चाहता है। अब अगर इन सब को जोड़ दिया जाए
तो विदेश मंत्रालय के जो हमारे प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनका बयान आया है कि नई दिल्ली वेस्ट एशिया के घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रही है और इस विषय पर फिलहाल मुझे यही कहना है। यानी इंडिया की तरफ से कोई पक्का बयान अभी इस पर नहीं आया है। अब जरा सारी कड़ियां जोड़ लीजिए। पाकिस्तान में तुर्की और चाइना हथियार पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश मैक्का एग्रीमेंट में जाने की बात कर रहा है, यानी कि वो भी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया के साथ इसमें शामिल होना चाहता है। और आसिम मुनीर पाकिस्तान की सत्ता पर लगातार मजबूत हुए हैं। उनको बहुत सारे उनको अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जो 2 एक्ट पास हुए हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में, डिफेंस फोर्स ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010। इन दोनों में संशोधन हुआ है, इन दोनों में सुधार किया गया है और उनको पास किया गया है, जिसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सारी ताकत आसिम मुनीर के कदमों में रख दी गई है। अब इन सबको जोड़िए तो एक अंदेशा पैदा होता है कि क्या आसिम मुनीर हिंदुस्तान के खिलाफ किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर तौर पे जब हम यहां बैठ के अंदाजा लगा रहे हैं तो इंडियन आर्मी और इंडियन इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी बैठकर इस पर विचार कर रहे होंगे, इस पर अंदाजा लगा रहे होंगे। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर ये जंग होगी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। आजकल की जंग में वैसे भी कोई जीतता नहीं है, कोई भी हारता नहीं है। लेकिन अगर ये जंग होती है और अगर इस तरह की जंग में आसिम मुनीर जाते हैं तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि वो एक बड़ी गलती करेंगे। उनको ये लगता है कि दुनिया में तमाम जंगें चल रही हैं, एक जंग हम और शुरू कर देंगे और जीत जाएंगे, तो फिर जब तक जिंदा रहेंगे पाकिस्तान में इसी जीत के भरोसे हम गद्दी पर बैठे रहेंगे। ये आम सोच होती है, जो आर्मी से जाते हैं इस तरह के लोग, उनकी आम सोच होती है। और इसी तरह की सोच लेकर नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया था, जिसमें उनको लगा था कि अगर इसमें कोई फैसला कुन जीत मिल जाती है तो अगले चुनाव के लिए मुद्दा मिल जाएगा। ये नेताओं को, आर्मी के लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। हिंदुस्तान भी कोई बच्चों का देश नहीं है। हिंदुस्तान की अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं और ये सारी चीजें देखकर हिंदुस्तान भी तैयारी कर ही रहा होगा, किया ही होगा। और अगर ये जंग होती है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की आवाम के लिए बेहद खतरनाक होगा। दोनों, आप जानते हैं कि दोनों एटॉमिक पावर हैं, तो बहुत लंबी जंग तो चल नहीं पाएगी। जहां ही जंग शुरू होगी ट्रंप के फोन कॉल्स आने शुरू होंगे और जंग रुकेगी। लेकिन जितने दिन चलेगी दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। आप देखिए ना, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट से हथियार और बाकी सब आ रहे हैं, लेकिन वहां के अवाम का क्या हाल है ये देखा जा सकता है। वहां की गरीबी, बेरोजगारी का क्या हाल है वो देखा जा सकता है। और ठीक वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हमारी आवाम की गरीबी और बेरोजगारी के किस्से कहीं भी पढ़े जा सकते हैं। और क्या कहूं मैं, दिलचस्प कहना भी अजीब लगेगा, दर्दनाक ही है कि आवाम की चिंता करने की जगह ये लोग जो हमारे लीडरान हैं वो जंग की चिंता ज्यादा करते हैं, क्योंकि जंग बहुत सारे लोगों के जेब भरती है और बहुत सारे लोगों की कुर्सी पक्की कर देती है। तो ये कहना गलत होगा कि जंग होने ही वाली है या ऐसे कोई आसार दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है उसमें ये एक खदशा बढ़ जाता है, ये एक अंदेशा बढ़ जाता है कि क्या आसिम मुनीर किसी मिलिट्री एडवेंचर की प्लानिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, इसीलिए मुझे लगा कि इस पर बात की जानी चाहिए। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो तो आगे देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।